तो भाई एक बार फिर से गर्मियों का मौसम आने वाला है और अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी ट्रैक जो आपको अप्रैल मई और जून के महीने में स्नो या स्नोफॉल दिखा सकती है तो वो है सरपास। देखो मैं पहाड़ों के मौसम की गारंटी तो नहीं लूंगा, लेकिन सरपास पे बहुत अच्छे चांस है कि आपको स्नो या स्नोफॉल मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम सरपास से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे जो आपको फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करने में काफी हेल्प करेगा। इस वीडियो का फोकस सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ट्रेल वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढ रहे हैं तो आप टाइम स्टैम्प्स को यूज करके आगे स्किप भी कर सकते हैं। शुरुआत करने से पहले एक नोट, इस ट्रैक को मैं किसी बिगनर को रिकमेंड नहीं करूंगा, तो अगर आप एज अ बिगनर जा रहे हैं तो फिर मेंटली प्रिपेयर रह के जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल्स की। वैसे तो आई एम श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी आप सरपास की काफी आइटनरीज को देख चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बुलेट पॉइंट्स को कवर करता हूँ। सबसे पहला तो ये कि ये ट्रैक एक पास है। मतलब नॉर्मल ट्रैक में क्या होता है कि आप पहाड़ को चढ़ते हैं, उसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं जिसको हम समिट भी कहते हैं, और फिर सेम रास्ते को रिट्रेस करके आप वापस नीचे उतरते हैं। पास के अंदर क्या होता है कि आप पहाड़ चढ़ते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं और फिर उसको क्रॉस करके दूसरी साइड से नीचे उतरते हैं। सरपास शुरू होती है कसौल से और खत्म होती है बड़शैनी पे। इस ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट 13,800 फीट है। ये ट्रैक करने में आपको 5 दिन लगेंगे। इस ट्रैक की रेटिंग है मॉडरेट, मतलब ये ईजी तो नहीं है। और इस ट्रैक की कैंप साइट्स हैं डे 1 पे ग्रहण, डे 2 पे मिंटज, डे 3 पे नगारू और फिर सरपास करने के बाद डे 4 पे बिस्करी। इसमें से नगारू कैंप साइट सबसे ज्यादा एलिवेशन पे है 12,500 फीट पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बजट की। वैसे तो आप इस ट्रैक को DIY भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक हाईली एक्सपीरियंस ट्रैकर नहीं है तो वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। बेटर है कि आप ये किसी ट्रैकिंग कंपनी के साथ करो। बजट ट्रैकिंग कंपनीज ये ट्रैक आपको 6,000 रुपए में भी करवा सकती है, जिसमें टेंट, खाना, रहना सब उन्हीं का होता है। प्लस आपके साथ एक एक्सपीरियंस और सर्टिफाइड ट्रैक लीडर भी होता है, विच आई विल ऑलवेज रिकमेंड ऑन द माउंटेन्स। एंड आई डोंट थिंक 6,000 को इतना बड़ा अमाउंट है जिसके लिए फालतू के रिस्क लिए जाए। अगर आप थोड़े से एक्सपेंसिव ऑप्शन पे जाते हैं तो ये ट्रैक आपको 10,000 से 12,000 की भी मिल जाएगी, बट आई थिंक बजट ऑप्शंस आर गुड इनफ। ऑल्सो कंपनी बहुत ध्यान से चूज करना। जैसे ही आप सरपास की क्वेरी गूगल पे डालोगे तो आपके इंस्टाग्राम और गूगल पे बहुत सारे एड्स आ जाएंगे ट्रैकिंग कंपनीज के। अब मैं सब तो नहीं कहूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर मिडिलमैन। वो आपसे बहुत कम पैसों में बुकिंग उठाएंगी और आगे वो किसी लोकल कंपनी को ट्रांसफर कर देंगी। तो मैं ये कहूंगा पैसे ज्यादा कम करने के चक्कर में कुछ भी पिक मत कर लेना, क्योंकि 14,000 फीट की एल्टीट्यूड पे एक उन्हीं का स्टाफ है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अगर आपको ट्रैकिंग से रिलेटेड थोड़ी गाइडेंस चाहिए तो आप हमारा क्लब इंडियन ट्रैकर्स क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ यू वांट माय हेल्प इन चूजिंग अ ट्रैकिंग कंपनी एंड ऑल्सो गेट अ डिस्काउंट, देन यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, इंडियन ट्रैकर्स क्लब। बाकी कसौल पहुंचने के लिए आप बस को यूज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बजट कंस्ट्रेंट्स पे हैं तो फिर आप HRTC की बस भी चूज कर सकते हैं। बाकी दिल्ली से रेगुलर वोल्वो तो चलती रहती है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वोल्वो से जाओ, क्योंकि कसौल पहुंचने के बाद आपको एनीवे बहुत मेहनत करनी है, तो आपका एटलीस्ट वहां तक पहुंचने का सफर आरामदायक रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड वो है डिफिकल्टी। इस ट्रैक को मैक्सिमम कंपनीज ने मॉडरेट ग्रेड किया है, लेकिन पर्सनली मैं फील करता हूँ इसको हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी ग्रेड कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानने के 2 सबसे बड़े कारण है। पहला, इसके एसेंट्स काफी ज्यादा स्टीप है, एंड दूसरा, इसकी ट्रेल काफी ज्यादा नैरो है। एंड काफी बार तो ऐसे पैचेस भी आए थे जहां लगा कि भाई गिरे तो गए। इस ट्रैक का हाईएस्ट एल्टीट्यूड 13,800 फीट है, और अगर आपने केदारकंठा किया है तो जो उसका समिट वाला एल्टीट्यूड था 12,500 फीट, उस एल्टीट्यूड पे तो इस ट्रैक की कैंप साइट है, नगारू कैंप साइट। अगर हम बात करें सबसे डिफिकल्ट एसेंट्स की तो मेरे को 2 लगे। सबसे पहले है नगारू कैंप साइट जाने का एसेंट। ये आपकी ट्रैक के डे 3 पे आएगा। इसको डिफिकल्ट बनाती है इसकी एक्सट्रीमली नैरो ट्रेल। लिटरली बीच बीच में तो ऐसे पैचेस हैं जिसमें आपको एक लाइन में ही चलना है। एंड भाई दुआ करना कि आपको इस दिन स्नो या स्नोफॉल ना मिले। मतलब लिटरली स्नोफॉल होने की वजह से हमें ऐसे पॉइंट्स भी मिले हैं जिसमें हमने दोनों हाथों का यूज करके रस्सी पकड़ के अपने आप को ऊपर खींचा है। इस दिन के एसेंट में जितनी ज्यादा स्नो होगी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जब हम बीच में रेस्ट लेने के लिए भी रुक रहे थे ना, तो हम इतनी नैरो रिजेस पे रुक रहे थे कि भाई नीचे देख के डर लग रहा था। और नगारू कैंप साइट पहुंचने के बाद हमने कैंप किया था बर्फ के ऊपर। मतलब लिटरली टेंट यूज करते टाइम हमें फील हो रहा था कि हम बर्फ के अंदर नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी हीट से टेंट गर्म हो रहा था और बर्फ पिघल रही थी। इस ट्रैक का दूसरा सबसे डिफिकल्ट एसेंट आएगा आपका सरपास करने के बाद। वैसे तो ये स्ट्रेच सिर्फ 50 से 60 मीटर का है, लेकिन उस 50 से 60 मीटर पे आपको चढ़ना है 85 से 90 डिग्री का इंक्लाइन। लिटरली ऐसे मान के चलो कि आप एक दीवार चढ़ने वाले हो। एंड अगेन इसमें अगर स्नोफॉल हो जाती है तो कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली इस समय तक मेरे गोप्रो की बैटरी डेड हो गई थी, तो मेरे पास इस पैच की ज्यादा फुटेजेस नहीं है। सरपास के मोस्ट डिफिकल्ट डिसेंट की बात करें तो वो इसी 90 डिग्री की दीवार को चढ़ने के बाद आता है। अभी जो हमने 50 मीटर की दीवार चढ़ी है, अब हमें उसको उतरना है। अगर इस टाइम स्नो है तो आप स्नो स्लाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्नो स्लाइड होती है 5 से 6 फ्लोर की और बीच में कोई स्टॉप नहीं होता। गेस व्हाट, इस वीडियो को शूट करके जब मैं फोन अंदर रख रहा था मेरा पैर स्लिप हो गया था और मैं ये 5 से 6 फ्लोर का जो स्नो स्लाइड है उस पर गिरता हुआ नीचे पहुंचा हूं। वो तो नीचे ट्रैक लीडर खड़ा था जिसने मेरे को रोक लिया था, वरना भाई
दिक्कत ही हो जाती। एंड ये वही पैच था जिसमें मैंने अपनी लाइफ का सबसे पहला ट्रैक पोल तोड़ा था। बस आपका एक बार ये वाला पार्ट हो जाए तो आपकी ट्रैक आप खत्म ही मानो। उसके बाद का डिसेंट बहुत ज्यादा ग्रेजुअल है, बस आपको वॉक करते रहना है और नीचे उतरते रहना है। तो चलिए अब बहुत बातें हो गई डिफिकल्टी की, अब हम बात करते हैं मोस्ट रिवॉर्डिंग पैचेस की। इस ट्रैक का बेस्ट पार्ट मुझे लगा था जब मैंने पास किया था। भाई बस एक बार किसी तरह से तुम सरपास पहुंच जाओ, उसके बाद तुम्हें बिल्कुल सीधी लाइन में चलना है। जैसे पोएम्स में बोलते हैं ना, बर्फ की चादर बिछी हुई है, मैंने वो चादर अपनी आंखों से देखी है। लैंडस्केप ऐसा कि तुम फोन निकाल के कहीं की भी फोटो खींचो, वॉलपेपर ही निकलेगा। चारों तरफ ऊंची ऊंची पीक्स, ठंडी ठंडी हवाएं, इस टाइम काफी फन आता है। और एक मेरे को सबसे अच्छा लगा था नगारू कैंप साइट पहुंचने के बाद। भले ही हमारी कैंप साइट पूरी बर्फ के ऊपर बनी हुई थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद बहुत अच्छा लगा था। एक तो 2-3 बजे के बाद वहां बहुत अच्छी धूप निकल गई थी, और क्योंकि हम 12,500 फीट के एल्टीट्यूड पे थे तो बहुत सारी माउंटेन पीक्स हमारी आई के लेवल पे थी। अब हम बात करते हैं हाउ टू गेट फिट फॉर सरपास। देखो इस ट्रैक के लिए भी आपको दोनों चाहिए, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। अगर आप ऑलरेडी फिटनेस पे ध्यान देते हैं तो वेरी गुड, वरना मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई 2 महीने पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दो। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को एक बहुत रियलिस्टिक और अचीवेबल प्लान बताता हूँ। सबसे पहले आता है कार्डियो। अब ट्रैकिंग कंपनीज की वेबसाइट पे तो लिखा रहता है कि 5 किलोमीटर करो 30 मिनट के अंदर, 35 मिनट के अंदर, एंड वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि अगर आप ऑलरेडी फिटनेस के अंदर नहीं है तो ये गोल बहुत अनअचीवेबल लगता है और बहुत डिमोटिवेटिंग लगता है, एंड उस चक्कर में कोई अपनी ट्रैक की तैयारी शुरू ही नहीं करता। एंड आई ऑलवेज फील कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो मैं आप लोगों को एक दूसरी अप्रोच बताता हूँ। देखो ट्रेडमिल को पकड़ो और उस पर टाइम फिक्स कर दो 30 मिनट का, और अब स्पीड से खेलो। शुरू के 1 हफ्ते तो बिल्कुल वॉकिंग स्पीड पे चलो, जैसे 5 kmph, और फिर पॉइंट्स में स्पीड को इंक्रीज करो, जैसे 5.2, 5.4। ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप 2 महीने के अंदर 8 की स्पीड पे तो भागने लगोगे, एंड वो एक बहुत बेटर पोजीशन है। और स्ट्रेंथ के लिए तो आपको पता ही है, जिम जाओ और वेट्स उठाओ। इस ट्रैक पे आपको बैग के साथ बहुत स्टीप एसेंट्स चढ़ने हैं, तो आपकी मसल्स में दम होना बहुत जरूरी है। एंड एक और चीज, क्योंकि इस ट्रैक पे बहुत ज्यादा स्टीप एसेंट्स आते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सीढ़ियों पे चढ़ के भी प्रैक्टिस करो। लाइक हफ्ते में 2 बार 40 से 50 फ्लोर चढ़ने का टारगेट रखो, और अगर समय से इस टारगेट पे पहुंच जाओ तो फिर एक बैग टांगो, उसमें थोड़ा सा वजन डालो एंड फिर प्रैक्टिस करो। कसम से बता रहा हूँ, वापस आके बहुत मेरे को थैंक यू बोलोगे। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं पैकिंग की। देखो किसी भी ट्रैक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बैग और शूज। ये वो 2 चीजें हैं जिसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। एंड इन चीजों को कैसे चूज करना है उसमें मैं ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको एक टेंशन फ्री ट्रैक करनी है तो शूज तो आपको वाटरप्रूफ ही लेने पड़ेंगे। बाकी रेन गियर भी रख लेना, क्योंकि इसमें स्नोफॉल होने के चांसेस बहुत रहते हैं। पॉन्चो, बैक का रेन कवर, वाटर रिपेलेंट पैंट्स, ये सब बहुत जरूरी है। एंड जितने कपड़े आपके क्विक ड्राई हो सके वो भी बेटर है। मल्टीपल टी शर्ट, सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, ये तो आप रखोगे ही। ऑल्सो सरपास के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है इसे मेरे साथ हुआ हो बट आई विल शेयर। जब हम पास पे पहुंचे थे तो बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, एंड उसकी वजह से जो स्नो थी वो उड़ रही थी। एंड उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि मुंह कवर करना होता है, क्या करना होता है, तो मैं उस बर्फीली हवा में ही सांस ले रहा था। तो उससे समस्या ये हुई कि जब मैं नीचे आया तो मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो गया था। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बालकलावा भी आप रख लेना। एंड इस ट्रैक पे ठंड बहुत ज्यादा है तो फिर -10 जैकेट भी रख लेना भाई। थर्मल्स में पर्सनली यूज नहीं करता, लेकिन अगर आपको ज्यादा ठंड लगती है तो आप रखना। लेकिन थर्मल्स आप सिर्फ कैंप साइट्स पे ही पहनना, ट्रैक करते टाइम मत पहनना। ऑल्सो थर्मल वाली वाटर बॉटल भी ले जाना, क्योंकि एक बार आपने ग्रहण विलेज क्रॉस कर लिया तो फिर वाटर सोर्सेज बहुत लिमिटेड है। तो मेक श्योर करना कि रोज सुबह आप कैंप साइट से पानी भर के ही चलो। पावर के लिए अगर आप सिर्फ एक मोबाइल फोन यूज करने वाले हैं फोटो वगैरह लेने के लिए, तो एक 20,000 mAh का पावर बैंक सफिशिएंट है। और अगर आप कैमरा, गोप्रो वगैरह चलाते हो तो फिर आप 2 पावर बैंक्स भी रख सकते हो। बस रात के टाइम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने स्लीपिंग बैग के अंदर डाल के सोना, काम हो जाएगा। बाकी आप ये वीडियोस देख सकते हैं, इसमें भी आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए अब फाइनली हम बात करते हैं थोड़े से FAQs की। सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क। देखो जैसे ही आप कसौल से निकलोगे आपके फोन से नेटवर्क चला जाएगा, और वो आपको मिलेगा जब आप वापस आओगे बरशेनी विलेज पे। लेकिन ग्रहण जो आपका डे 1 का स्टे है, वहाँ पे समहाउ वाईफाई मिलता है। अगर हम DIY की बात करें तो भाई सीरियसली ये ट्रैक मुश्किल है। बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं कि अगर आप बाई चांस गिर गए तो आपको इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, और वहाँ पे इवैक्यूएशन बुलाने के लिए मोबाइल नेटवर्क नहीं है। वहाँ पे जो आपके ग्रुप का ट्रैक लीडर होता है वो वॉकी टॉकी लेके चलता है, एंड वही इवैक्यूएशन को बुला सकता है। तो अनलेस आप एक हाईली एक्सपीरियंस ट्रैकर नहीं हो तो मैं आपको DIY बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। तो भाइयों आई थिंक हमने सरपास से रिलेटेड हर चीज इस वीडियो में कवर कर ली है। बाय चांस कोई पॉइंट रह गया है तो आप नीचे कमेंट्स को तो यूज कर ही सकते हो। बाकी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो हमारा क्लब ज्वाइन कीजिए, इंडियन ट्रैकर्स क्लब, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रैक की बुकिंग में हेल्प चाहिए तो जो मेरी ट्रस्टेड ट्रैकिंग कंपनीज है मैं उसमें आपकी बुकिंग करा सकता हूँ। उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। एंड भाई ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सरपास। लिटरली मैं इस ट्रैक पे सोलो गया था, एंड मेरे को अपनी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स इस ट्रैक से मिले हैं, एंड आई विश द सेम फॉर यू। चीयर्स।